सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। इससे पिछले की वीडियो में हमने देखा था संधि का एक प्रकार दीर्घ संधि। इसके बाद में दीर्घ संधि के बाद में यण संधि पढ़ते हैं। यण संधि किसे कहते हैं यह आज अपन जानेंगे। दीर्घ संधि के बाद में यण संधि आती है। यण संधि की परिभाषा है, यदि ई उ वी वी के बाद कोई असमान स्वर हो तो य व र ल आदेश हो जाता है। वहां पर दीर्घ संधि में अपन ने पढ़ा था अ से, ये वाले पढ़े थे अ ई उ री और री, ये वाले स्वर पढ़े थे। इन स्वरों के बाद में अगर कोई समान स्वर होता है तो दीर्घ संधि होती है। अगर इनके यहां पर अ को छोड़ करके ई से स्टार्ट है, ई उ री और री, इनके बाद में कौन सा स्वर होना चाहिए? असमान स्वर होना चाहिए। यहां पर तो समान स्वर की बात की थी और यहां पर किस स्वर की बात कर रहे हैं? असमान स्वर की। यानी यदि ई के बाद में इससे कोई दूसरा स्वर आना चाहिए, भले वह कोई सा भी हो। जैसे ई के बाद में अगर अ आ गया तो ई जैसा नहीं है अ, तो यहाँ पर असमान स्वर हो गया पीछे, तो फिर यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। यहाँ पर एक बार फिर देखो, अगर ई के बाद में ई आ जाता है तो फिर यहाँ पर यण संधि नहीं होकर के दीर्घ संधि होती। आपने पहले पढ़ ही लिया ये तो, कि भाई अगर ई के बाद में कोई ई आ गया, यानी ई के बाद में पहले इसके बाद में समान स्वर आ गया तो दीर्घ संधि हो गई। अगर ई के बाद में या ई के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा है, यानी इसके पीछे समान स्वर ना हो करके कोई असमान स्वर हो, जैसे उई हो, अ हो, कुछ भी हो, तो फिर वहां पर दीर्घ संधि ना हो करके कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। परिभाषा में मात्र इतना ही समझाया गया है कि ई उ री और री के बाद में कोई असमान स्वर हो तो य व र ल आदेश हो जाता है। यहाँ पर आदेश के नीचे भी रेखांकित किया गया है। पिछली वीडियो में आदेश, एकादेश और आगम को बताया गया था आपको। तो वहां पर जो आगम शब्द है, वहां पर भूलवश आगम शब्द को शत्रुवत बता दिया गया था। तो यहां पर ही नोट कर लो, पिछली वाली उसमें आगम, एकादेश और ये आदेश। आगम को भी यहाँ पर वहां पर शत्रुवत बता दिया गया था, लेकिन आगम अब मित्रवत होता है। आगम को एक बार फिर से समझ लो। जैसे आपके सामने एक बेंच लगी हुई है और इस पर आपके दो मित्र बैठे हुए हैं। अब आप चल करके आ रहे हो और उन दो मित्रों ने आपको बीच में जगह दे दी, बैठने के लिए आपको बीच में जगह दे दी। तो इस प्रकार आप भी उसके साथ, उन दोनों दोस्तों के साथ जिस प्रकार से एडजस्ट होते हो, जिस प्रकार से वो जगह दे करके अपने पास बिठा लेते हैं, उसी प्रकार आगम को भी दो वर्ण अपने साथ बीच में बिठा लेते हैं। जैसे इधर भी कोई वर्ण है, इधर भी कोई वर्ण है, और कोई आगम, आदेश और आगम आ रहा है तो वो अपने स्थान पर बिठा लेता है। वहां पर आगम को शत्रुवत बता दिया गया था, ये मित्रवत होता है। पीछे वाले पेज में नोट कर लेना कि आगम मित्रवत होता है, आदेश शत्रुवत होता है और एक आदेश भी शत्रुवत होता है। शत्रुवत का मतलब एक बार फिर समझ लो। आदेश और एक आदेश को, इसको ऐसे समझो, अब आपके सामने दो दोस्त बैठे हुए हैं बेंच पर। अब आप आ गए, आप किसी एक को उठा करके उसके स्थान पर बैठ रहे हो तो ये आदेश होगा। क्या होगा? आदेश।
कैसे? जैसे यहां पर ही समझ लो ई और ऊ ये दो बैठे हुए हैं पहले से, तो यहां पर ई की जगह अब यह आ रहा है, किसकी जगह? ई की जगह। तो अब ये इसे हटा करके, ई को हटा करके यह यहां पर बैठ जाएगा, यह यहां पर बैठ जाएगा। ये तो कहलाएगा आदेश। क्या कहलाएगा? ई की जगह पर यह बैठ जाएगा तो आदेश कहलाएगा। और मान लो यहां पर ये दो बेटे हैं, ई और ई, ये दोनों बेटे हैं, यहां पर बड़ी कर लो, ये दोनों ही बेटे हैं। और इन दोनों को ही हटा करके, इन दोनों को हटा करके एक दीर्घ एकादेश हो जाए, या बड़ी ई बैठ जाए, यहां पर तीसरा वर्ण आकर के बड़ी ई बैठ जाए, तो फिर वो एकादेश कहलाएगा। यानी दोनों के स्थान पर एक वर्ण आदेश एकादेश कहलाता है, एक वर्ण के स्थान पर एक वर्ण आदेश कहलाता है। और आगम मित्रवत होता है, वहां पर परिभाषा में एक बार देख लेना पिछली वाली वीडियो में। आगम मित्रवत होता है, ये दो वर्णों के बीच में आकर के जैसा का जैसा बैठ जाता है ना, ये दोनों इसके आगे के और पीछे के दोनों वर्ण जैसे कि जैसे रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। अब आते हैं यण संधि पर। यण संधि में बताया गया है कि ई, उ, री और री, इनके बाद में असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब आप जान ही चुके हो, समान स्वर किसे कहते हैं, असमान स्वर किसे कहते हैं। यानी अगर ई के बाद में ई आ रही है, भले वो बड़ी हो या छोटी हो, तो फिर वो समान स्वर हो गई। अगर ई के बाद में ई नहीं आ रही हो और उससे कोई दूसरा स्वर आ रहा हो, तो फिर वो असमान स्वर होगा। तो असमान स्वर के बाद होने पर एक य, व, र, ल आदेश हो जाता है। यह आदेश होता है, यह आदेश होता है उच्चारण स्थान के अनुसार, अपने उच्चारण स्थान के अनुसार आदेश होता है। जैसे ई का उच्चारण स्थान, तो ई का उच्चारण स्थान य के तुल्य है, तो यह आदेश हो जाएगा। उ का व के तुल्य है। इस प्रकार से उच्चारण स्थान के अनुसार ये क्रमशः आदेश होते हैं। इसी को ही अपन एक सारणी में बनाते हैं। ई, ई, उ, री, री और ये री। पहले भी बताया था मैंने आपको कि री का दीर्घ नहीं होता, सिर्फ ह्रस्वी होता है। री एकमात्र ऐसा स्वर है जिसका ह्रस्वी होता है, दीर्घ नहीं होता। तो अगर इनके बाद में असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, इन वर्णों के बाद में अगर असमान स्वर आ रहा है, तो क्रमशः इस प्रकार से आदेश हो जाएगा। ई और ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल। इस प्रकार आदेश हो जाएगा। उदाहरण के रूप में देखते हैं अपन। एक उदाहरण है ई का, शुद्धि प्लस उपास्य, शुद्धिधन उपास्य। अब यहां पर देखते हैं उदाहरण किस प्रकार से यण संधि का है। ये यहां पर देखिए, पहले अपन ने पुरानी वीडियो में देखा था कि दो वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो वो दो वर्ण का पता लगाते हैं, यानी प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद का तो अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण। तो यहां पर देखिए अंतिम वर्ण क्या है, धी। लेकिन इस धी में भी ई मिला हुआ है। क्या है? इस धी में भी ई, वो भी बड़ी। यानी इस ध में ई मिला हुआ है, यानी अंतिम पद कौन सा हो गया? अब ई हो गया। अंतिम पद ई हो गया। और यहां पर देखिए इधर का प्रथम पद, प्रथम वर्ण, अंतिम पद का प्रथम वर्ण देखते हैं।
तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ऊ, वो भी कैसा, छोटा। यहाँ पर ई है और यहाँ पर ऊ है। अब देखिए, पहले तो दीर्घ संधि देखते हैं, दीर्घ संधि का नियम बन रहा है नहीं बन रहा। तो यहाँ पर देखिए, ई के बाद में ऊ आ रहा है, यानी ई के बाद में कोई समान स्वर नहीं आ रहा। यहाँ पर ई के बाद में ऊ आ रहा है, यानी असमान स्वर है, समान स्वर नहीं है। तो ये ऊ क्या है, असमान स्वर, असमान स्वर है। इस असमान स्वर के आने से ही ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, यह आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, यह। तो अब किसके स्थान पर आदेश हुआ, ई के स्थान पर हुआ। तो यहां पर देखिए, अगर स्वर में से, अगर व्यंजन में से स्वर हटता है, स्वर अलग हो जाता है, तो फिर व्यंजन अपने मूल स्वरूप जो कि हलंत में होता है उसमें आ जाता है। यहाँ पर देखिए, ध हलंत में आ गया, जैसे स्वर निकला, यहाँ पर निकाल दिया ई स्वर, ध हलंत में आ गया। अब इस ई की जगह क्या आदेश हुआ, यह। तो ये लिख देते हैं भाई, ध में बड़ी ई लगी हुई थी, तो ई हटा करके यहाँ पर यह आदेश हो गया। तो फिर यहाँ पर यह लिख देते हैं, और पीछे जैसा का जैसा, ऊ की जगह तो कोई आदेश हो ही नहीं रहा, तो जैसा का जैसा आ जाएगा। ये ऊ आ गया, और ये पीछे पास से बचा हुआ है, ये पास से भी जैसा का जैसा लिख देते हैं। तो अब मिला करके देखिए यहाँ पर क्या बनता है, सुद्यु पाश्य, मिलाने पर सुद्यु पाश्य। इस यह जो हलंत में है, इसमें जैसे ही ऊ मिलेगा, यह में ऊ मिलेगा, तो यह के ऊ की मात्रा लग करके ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि स्वर हो गया। अभी इसमें स्वर मिल गया, तो ये अब उच्चारण योग्य है। हलंत व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते, हलंत व्यंजनों में उच्चारण के लिए स्वरों का मिलना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए, सुद्यु पाश्य बनता है। इसके बाद में एक और उदाहरण देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक और उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जैसे ही बोर्ड पे लिखाया जाए, आपको वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लिया करो, ठीक है। मधु प्लस अरि, एक उदाहरण है मधु प्लस अरि। यहां पर भी वही नियम लगा देते हैं कि द में क्या मिला हुआ है, ऊ, तो अंतिम वर्ण हो गया ये। अंतिम वर्ण के बाद में आप इसके बाद में अंतिम पद में देखिए, प्रथम वर्ण को देखिए। प्रथम पद, यहाँ प्रथम पद है, प्रथम वर्ण है, साफ नजर आता है प्रथम पद, प्रथम वर्ण। तो अब यहाँ पर देखिए, ऊ के बाद में भी असमान स्वर है, समान नहीं है, असमान ही है, क्योंकि अ तो ऊ जैसा नहीं, ये असमान स्वर है। और असमान स्वर आने पर यहाँ पर यण संधि हो गई। तो अब ऊ की जगह क्या आदेश होगा, टेबल में देखिए, ऊ की जगह क्या आदेश हो रहा है, वह आदेश हो रहा है, वह भी कैसा, हलंत वाला, पूरा वह नहीं, हलंत वाला वह आदेश हो रहा है, ऊ की जगह वह आ रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए, ध में से ऊ निकल गया, तो ध में द हलंत में बचा। इसके बाद में ऊ की जगह तो वही आ गया, वह आने के बाद में वह लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऊ की जगह वह आ रहा है, तो फिर यहाँ पर अगला वर्ण वही आएगा। पीछे इसकी जगह कोई दूसरा वर्ण नहीं आ रहा, तो ये जैसा का जैसा ही आ जाएगा, ये आ गया। पीछे दी बचा सिर्फ मात्र यहाँ पर, तो ये हरि जैसा का जैसा ही आ गया यहाँ पर। तो अब इसे मिला करके देखिए, म यह आधा ध है, फिर ये वह है, वह भी हलंत में है, लेकिन जैसे ही हलंत में अ मिलेगा, इस व वाले वर्ण हलंत में अ मिलेगा, तो ये पूरा हो जाएगा। आप देखो कि ये जो क वर्ण है, इस क वर्ण में उच्चारण में आप बोल करके देखिए, क में अ की आवाज आएगी पीछे, क, तो ये क में अ की आवाज आएगी, तो ये एक स्वर से मिलकर के बना होता है। का में भी देखिए, अगर क प्लस आ, ये मिलकर के होता है का।
आ की तो मात्रा लगती है इसलिए स्पष्ट नजर आ जाता है, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती, वो तो जैसे मूल स्वरूप में है, हलंत को ही हटाता है मात्रा। तो यहाँ पर देखिए इसने इस हलंत को हटा दिया और इसे पूरा बना दिया। अब ये अ तो इसमें मिल ही गया, बचा री, तो ये देखो मध्वरी बन गया। इसे नोट कर लीजिए। आगे देखिए, ई का भी उदाहरण पढ़ लिया, ऊ का भी पढ़ लिया, अब री की बारी। री का उदाहरण पढ़ते हैं, री में किस प्रकार से आदेश होता है। अब यहां पर देखिए धात्री प्लस अंश, त में क्या मिला हुआ है, री मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, री मिला हुआ है, और री मिलने पर यह अंतिम वर्ण भी है। अंतिम वर्ण इधर री है और इधर प्रथम वर्ण क्या दिख रहा है, अंश, तो अ है इधर, प्रथम वर्ण अ है। अब यहां पर देखिए री के नीचे री की जगह क्या आदेश हो रहा है, र आदेश हो रहा है, तो यहां पर री की जगह र आदेश कर देते हैं। अब यहां पर देखिए बचा हुआ क्या है, भाई री तो निकल ही गया। री जैसे ही स्वर निकलता है तो व्यंजन अपने मूल स्वरूप में आ जाता है, हलंत वाले मूल स्वरूप में। इधर देखिए री की जगह तो र आदेश कर ही दिया अपन ने, र आदेश हो गया, पीछे अंश जैसा का जैसा ही है, क्योंकि अ की जगह कोई दूसरा वर्ण आदेश नहीं हुआ। अगर यहाँ पर एक आदेश होता तो इन दोनों वर्णों की जगह कोई नया वर्ण आता, तो पीछे वाला वर्ण भी चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक वर्ण की जगह एक वर्ण ही आ रहा है, तो यह आदेश है। तो यहाँ पर री की जगह र आ रहा है, तो यहाँ पर र बना दिया, पीछे अ की जगह कोई दूसरा वर्ण आदेश नहीं हो रहा, तो जैसा का जैसा आ गया यहाँ पर अंश के रूप में। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से समझ सकते हैं, अब अंश इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो आपने हिंदी में देखा होगा 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, उसमें एक त्र वर्ण होता है, ये त्र वाला त्र वर्ण होता है। अब ये त्र वर्ण कब बनाया जाता है, जब आगे त हो, पीछे र हो और इसके पीछे भी अ हो। इन तीनों से मिलकर के क्या बनेगा, त्र बनेगा, त्र वर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पर ये ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। तो इन तीनों से मिलकर के एक वर्ण का निर्माण हो गया, उसे संयुक्ताक्षर में त्र बोलते हैं। ये त्र अ जुड़ने से ये त्र पूरा हो गया, बनने में तो त्र और र से अलंत वाला बन जाएगा, लेकिन अ जुड़ने से ये पूरा हो गया त्र, तो मूल स्वरूप में आ गया तीनों मिलकर के। अब जैसे ये त्र बन गया इन तीनों से, तो त्र बनने के बाद में देखिए धा बचा हुआ है मात्र यहाँ पर, और यहाँ पर ये बचा हुआ है, मिला करके देखिए धा त्रंश बन गया। धा त्रंश बन जाता है, उतार लीजिए। अगला उदाहरण देखते हैं। अगले उदाहरण में देखिए ली प्लस आकृति। अब ली प्लस आकृति यानी ये ली तो पूरा ही स्वर है, दिख रहा है, ली पूरा ही स्वर है। अब ली की जगह क्या बन रहा है, ल। ल किस स्थिति में बन रहा है, क्योंकि ली के बाद में ली नहीं आ रहा, ली के बाद में सिर्फ आ रहा है, और आ असमान स्वर होता है, तो ये ली की जगह ल हो गया, और ये आकृति जैसी जैसी आ गई, पीछे आकृति जैसी जैसी आ गई। मिलाकर के देखिए इस ल में ये ल हलंत वाला है, इस ल में आ मिलते ही क्या हो जाएगा, ला कृति पीछे, तो ये लाकृति बन गई। ये उदाहरण अपन ने देखे हैं यण संधि के। इसके पहले मैंने दीर्घ संधि पढ़ाई थी आपको। दीर्घ संधि और यण संधि में अंतर देखते हैं। दीर्घ संधि में
ई उ री ओल री। यहाँ तक तो समान ही आ रहे हैं उसमें भी, लेकिन उसमें अ और आ भी जुड़ा हुआ है आगे, अ और आ भी जुड़ा हुआ है। अ से शुरू है ओल री तक खत्म है वो। तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, ये 5 स्वर आ रहे हैं दीर्घ में। तो इन स्वरों के बाद में कोई समान स्वर आदेश आता है। इन स्वरों के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा है तो यह वरल नहीं आना चाहिए असमान स्वर में। असमान स्वर में मात्र यह ई उ री ओल री आना चाहिए, तो यह वरल आदेश हो जाएगा। अगर इन ई के बाद में ई आ रही है तो फिर यहाँ पर यह आदेश नहीं होकर के समान स्वर होने की स्थिति में दीर्घ एकादेश हो जाता है। और एकादेश तो आप जानते ही हो। तो अपना ये है। और इसके बाद में आपका होमवर्क है, देखिए विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है दोनों का, दीर्घ का और यण का। यहाँ पर आपको दिए गए हैं उदाहरण, इनको आपको संधि करके बतानी है, अपनी कॉपी में नोट करना है, संधि करके दोनों को मिला करके लिखना है। और इसके पीछे इसमें इन उदाहरणों में कौन कौन सी संधि हो रही है उन दोनों में से, ये भी आपको पता लगाना है। पता लगा करके आप इसके पीछे, जैसे कोई यण संधि का उदाहरण है तो यण संधि लिख देना पीछे, कोई वृद्धि संधि का उदाहरण है तो वृद्धि, दीर्घ संधि का उदाहरण है तो दीर्घ संधि लिख देना। इनको नोट कर लीजिए और ये आपका होमवर्क है, आपको इसे अपनी फेयर कॉपी में करना है। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी, और देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।